एक जख्मी आदमी को दिखाया जाता है जिसका कोई पीछा कर रहा है, पर वो जख्मी आदमी ज्यादा भाग नहीं पाता। पीछा करने वाला आदमी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि मुझे उस बच्चे की लोकेशन के बारे में बता दो, पर वो जख्मी आदमी उसे नहीं बताता। इसीलिए वो पीछा करने वाला आदमी उसे वहीं दफना देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर मार्टिन को दिखाया जाता है जिसने आज ये जॉब ज्वाइन की है और जॉब के पहले दिन ही उसे एक बहुत ही रिस्की काम दिया जाता है जिसमें 6 कैदियों को उसे दूसरी जेल में अपने एक साथी पुलिस ऑफिसर के साथ शिफ्ट करना होगा। हालांकि इन 6 में से 5 कैदी नॉर्मल है, लेकिन एक कैदी जो रोमानियन है वो बहुत खतरनाक है। उसकी गैंग वाले उसे छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रात को इन्हें गाड़ी से यहाँ से निकलना है और रास्ता बहुत ही सुनसान है क्योंकि जंगल से होते हुए इन्हें दूसरी जेल तक पहुँचना होगा। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को उनके मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि कोई भी इनके सिग्नल को ट्रेस करके इन तक पहुंच सकता है। अब यहाँ मार्टिन का जो साथी पुलिस ऑफिसर है जो उसके साथ जाएगा, वो सभी कैदियों के पास जाता है, उन्हें टॉर्चर करना शुरू करता है, पर मार्टिन उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि मार्टिन हमेशा रूल्स को फॉलो करता है। अब इन सब के सब कैदियों को गाड़ी में रखा जाता है। बहुत ही एडवांस गाड़ी है जिसमें हर एक कैदी के लिए अलग केबिन है। मार्टिन गाड़ी चलाता है जबकि उसका साथी पीछे रहता है। मार्टिन सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ आगे देख सकता है, साथ ही उसके पास एक वॉकी टॉकी है जिससे वो अपने साथी से बात कर सकता है। इनकी गाड़ी के आगे पुलिस की एक गाड़ी भी है जिसमें पुलिस के 2 अधिकारी हैं और अब ये लगातार जंगल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वहीं जंगल में हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस और कैदियों की गाड़ी को देखकर सड़क पर कटीले तार बिछाना शुरू कर देता है। दरअसल वो इन्हीं गाड़ियों का इंतजार कर रहा था। अब पुलिस की गाड़ी जिसके पीछे कैदियों की गाड़ी है, जब ये दोनों गाड़ियां लगातार जंगल में आगे बढ़ने लगती है तो इनके आगे कोहरा छा जाता है और धीरे धीरे कोहरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मार्टिन को अपने आगे चलती हुई पुलिस की गाड़ी दिखना भी बंद हो जाती है। मार्टिन उनसे रेडियो से वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता और तभी उसकी गाड़ी कटीले तारों के ऊपर से जाती है जिस वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है। और अब मार्टिन का जो साथी होता है वो देखता है कि पुलिस की गाड़ी पेड़ों के बीच में है, इसीलिए वो उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है। अंदर सभी कैदियों को लगता है कि रोमानियन कैदी जो कि बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, उसके लोग उसे छुड़ाने के लिए आ गए हैं, लेकिन वो बताता है कि ये मेरे लोग नहीं है। इन्हीं कैदियों में एक कैदी का नाम रामिस होता है जो यहाँ से सब कैदियों के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। और अब कुछ देर बीत जाने के बाद मार्टिन अपने साथी को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इसीलिए मार्टिन खुद जांच करने के लिए नीचे उतरता है और जब वो उस जगह जाता है जहां पर गाड़ी है तो वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है। तभी पेड़ों के पीछे से कोई उस पर गोलियां चलाता है। मार्टिन जल्दी से अपने साथी की जेब से गाड़ी के पीछे की चाबियां निकाल लेता है जहां पर कैदी हैं और अब वो पुलिस की गाड़ी के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, जिसके बाद वो भी उस आदमी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जो पेड़ के पीछे से उस पर गोलियां चला रहा होता है। पर जल्द ही मार्टिन की गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो रेडियो से हेडक्वार्टर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उसका संपर्क नहीं हो पाता। और अब गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर वो आदमी गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ग्लास ब्लड प्रूफ है, इसीलिए मार्टिन की जान बच जाती है। मार्टिन समझ जाता है कि उसे गाड़ी के पिछले हिस्से में जाना होगा जहां पर कैदी है, तभी उसकी जान बच सकती है। वो जल्दी से गाड़ी के पिछले हिस्से में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि वो अनजान आदमी जो इनके ऊपर गोलियां चला रहा था अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया है। अभी इन 6 कैदियों में से वो कैदी जिसका नाम रामिस है, जिसने यहाँ से भागने का प्लान बनाया है, उसने अपने आप को आजाद कर दिया होता है, इसीलिए मार्टिन के ऊपर वो हमला कर देता है। पर मार्टिन किसी तरह से उसे गन पॉइंट पर ले लेता है जिससे वो डर जाता है। रामिस और किसी को नहीं पता कि उसकी गन में गोलियां नहीं है और अब वो अनजान आदमी जो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ है वो पीछे गैसोलीन डालकर आग लगा देता है। ना चाहते हुए भी मार्टिन को सबके दरवाजे खोलने पड़ते हैं, जिसके बाद वो आग बुझाने के सिलेंडर से आग बुझा देता है, पर इस सब के चलते एक कैदी की मृत्यु हो जाती है। वहीं रेमिस ने सबकी हथकड़ियां खोल दी होती है और अब सब के सब मार्टिन के आगे होते हैं। मार्टिन उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि अपने अपने केबिन के अंदर चले जाओ क्योंकि अब आग बुझ चुकी है। अभी वो रहस्यमय आदमी जो गाड़ी के अगले हिस्से में है मार्टिन के रेडियो से सभी कैदियों को बताता है कि गाड़ी का दरवाजा खोलने की चाबी मार्टिन के पास है, उसी से दरवाजा खुल सकता है।
और जिस गन से मार्टिन तुम सबको डरा रहा है उस गन में गोलियां नहीं है। ये बात सुनने के बाद पांचों के पांचों कैदी मार्टिन के ऊपर हमला कर देते हैं। मार्टिन चाबी वहीं पर गिराकर अपने आप को एक केबिन में अपनी जान बचाने के लिए बंद कर देता है। और अब इन कैदियों में से उस कैदी ने जो रोमानियन है उसने चाबी को देख लिया होता है, इसीलिए वो चाबी उठाता है। पर तभी इनमें से एक कैदी जिसका नाम नैनो है वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। अब यहाँ पर 4 कैदी बचे हैं। नैनो जिसने अब उस रोमानियन कैदी से चाबी को हासिल कर लिया है वो अपने साथियों को कहता है कि इसी के लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं। पर तभी वो अनजान आदमी जो ट्रक के आगे वाली सीट पर बैठा है वो रेडियो से सबको कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ नैनो के लिए आया हूँ। अगर तुमने नैनो को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। नैनो उसकी आवाज पहचान जाता है। वो कहता है कि इसका नाम युगल है, इसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा ये कहता है। लेकिन बाकी के 3 कैदियों को इस बात की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं, यहाँ से भागना चाहते हैं, इसीलिए सबके सब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नैनो उस चाबी को निगल जाता है जो उसके पास थी जिससे दरवाजा खोला जा सकता था। वहीं मिगुल अब इस गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी में जाता और टायर चेंज करने के सामान को लाता है, क्योंकि कटीले तारों के ऊपर जाने की वजह से इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। साथ ही वो गाड़ी का हीटर बंद करके उसमें एसी चला देता है जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब गाड़ी का टायर चेंज करने के बाद गाड़ी को यहाँ से आगे ले जाता है और सबसे पूछता है कि चाबी का क्या हुआ। रामिस कैदी बताता है कि नैनो ने चाबी को निगल लिया, अगर तुम कहो तो हम इसे मार कर चाबी को निकाल लेंगे। पर ऐसा करने के लिए मिगुल मना कर देता। वो कहता है कि मुझे नैनो जिंदा चाहिए। वहीं नैनो को उस केबिन में डाल दिया जाता है जहाँ पर मार्टिन है। नैनो यहाँ सीसीटीवी कैमरे की तार निकाल देता है ताकि आगे मिगुल इन सब की एक्टिविटीज को ना देख पाए। और अब नैनो यहाँ पर मार्टिन को बताता है कि मैं एक निर्दोष इंसान हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मिगुल ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और वही आरोप उसने मेरे दोस्त के ऊपर भी लगाए थे जो मेरे भाई की तरह था, पर मिगुल ने उसे मार दिया। कहानी की शुरुआत में जंगल में जिस जख्मी आदमी को मारा गया था वो नैनो का ही दोस्त था और उसे मारने वाला मिगुल था। दरअसल मिगुल उससे एक लड़की के बारे में पूछ रहा था जो उसने नहीं बताया था, इसीलिए मिगुल ने उसे मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्टिन के उस साथी को दिखाया जाता है जिसे मिगुल ने मार दिया था, पर अब भी वो जिंदा होता है। दरअसल वो जख्मी होकर बेहोश हो गया था और अब जब वो होश में आता है तो वो पुलिस की गाड़ी के रेडियो से हेडक्वार्टर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। इसके बाद वो मिगुल की गाड़ी में जाता है जो गाड़ी मिगुल वहीं पर छोड़कर चला गया था। वो उसकी गाड़ी में देखता है कि वहाँ पर उसके परिवार की फोटो है जिसमें एक लड़की की फोटो भी होती है, साथ ही न्यूज़पेपर की कटिंग भी जिसमें लिखा होता है कि उस लड़की की डेड बॉडी को अभी तक नहीं ढूंढा गया। और अब यहाँ पर मार्टिन का साथी मिगुल की गाड़ी लेकर उसी का पीछा करना शुरू कर देता है। जल्दी वो कैदियों की गाड़ी तक पहुँच जाता है जिसे मिगुल चला रहा है। वही कैदियों को पीछे कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे वो नीचे का ढक्कन खोल देते हैं ताकि सब के सब यहाँ से निकल सके। मिगुल देख लेता है कि मार्टिन का साथी उसी की गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए गाड़ी को और भी तेज चलाना शुरू कर देता है और मार्टिन का साथी अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे ले आता है। मिगुल उसकी गाड़ी में टक्कर मारता है जिससे उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। मिगुल मार्टिन के साथी को देखने के लिए गाड़ी में जोरदार ब्रेक लगाता है जिससे वो कैदी जो गाड़ी के नीचे के ढक्कन को खोलकर वहाँ पर गया होता है उसका सर टकराता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और अब मिगुल एक बार फिर से गाड़ी को यहाँ से लेकर आगे निकल जाता है। वो एक जमी हुई झील तक गाड़ी को ले जाता है। झील के बीचों बीच गाड़ी रोकने के बाद वो खुद गाड़ी से उतरता है और नीचे बर्फ में गोलियां चलाता है जिससे अब गाड़ी धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर पानी भरने लगता है और तभी मार्टिन जिसे पता है कि यहाँ से निकलने का एक इमरजेंसी डोर भी है, उस डोर के बारे में वो सबको बता देता है और अब ये उस डोर को खोलते हैं जिससे सबसे पहले नैनो बाहर निकलता है। इसके बाद वहाँ पर एक और कैदी जिसका नाम रामिस है वो भी बाहर निकल जाता है। एक कैदी की वहीं मृत्यु हो जाती है और अब मार्टिन जो आखिरी में बाहर निकलता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। रेमिस उसकी बाहर निकलने में मदद करता है, उसे सीपीआर देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं मिगुल ने नैनो को भागते हुए देख लिया होता है, इसीलिए वो एक घर के अंदर से उस पर गोलियां चलाता है। नैनो दीवार के पीछे छुप जाता है। मार्टिन जो होश में आ चुका है वो गोलियों की आवाज सुनकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मिगुल है। वो मिगुल के पीछे आता और कहता है कि तुम्हें सरेंडर करना होगा। मिगुल कहता है कि मुझे न्याय नहीं मिला इसीलिए मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपना न्याय खुद करूंगा। कुछ महीने पहले मेरी 13 साल की बेटी जो कि पार्टी में गई थी, नैनो और उसके दोस्त ने उसके ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी, जिसके बाद नैनो और उसके दोस्त ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी। इज्जत लूटने के बाद भी इन्हें उस पर तरस नहीं आया और उसकी जान ले ली।
इन दोनों ने उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया, जिसके बारे में इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। पुलिस को इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसीलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया था। दरअसल नैनो को इस वक्त जो सजा हुई है वो एक छोटे मोटे जुर्म की वजह से हुई है, जबकि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, उसके लिए उसे कोई सजा नहीं हुई। और अब मिगुल उसी अपराध की नैनो को सजा देना चाहता है। साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि उसकी बेटी को कहाँ पर दफनाया गया है। मार्टिन मिगुल से पूछता है कि तुम्हें सब कैसे पता। मिगुल बताता है कि नैनो के दोस्त ने सब कुछ उगल दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने मेरी बेटी को कहाँ पर दफनाया है। वहीं जब नैनो देखता है कि मिगुल मार्टिन से बात करने में बिजी है तो भागने की कोशिश करता है, पर मिगुल उसे देख लेता है। वो उसके पैर पर गोली मार देता है और अब मार्टिन भी मिगुल के ऊपर हमला कर देता है, पर मिगुल किसी तरह से उसके हाथ को जख्मी करके उस जगह पहुंच जाता है जहां पर नैनो है। वो नैनो को कई सारे पंचेस मारता और पूछता है कि मेरी बेटी कहां पर है, पर इससे पहले कि नैनो उसे बताता, यहाँ पर मार्टिन आ जाता है जिसके पास गन है। वो हवा में गन फायर करता है और कहता है कि नैनो को छोड़ दो। नैनो को मौका मिल जाता और पत्थर उठाकर मिगुल के सर पर हमला करता है, जिससे मिगुल वहीं पर गिर जाता है। और अब मार्टिन के पास लोडेड गन है, इसीलिए इन दोनों को कहता है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ गया होता है, क्योंकि इन्हें कल रात से ही ढूंढा जा रहा था। और अब जब नैनो देख लेता है कि पुलिस का हेलीकॉप्टर आ चुका है तो वो मिगुल को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी, जिसके बाद हमने उसे मारकर उसकी बॉडी को कहीं पर दफना दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी को हमने कहाँ पर दफनाया था। मार्टिन नैनो का बदला हुआ चेहरा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक नैनो उसे यही बता रहा था कि मिगुल उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, वो निर्दोष है। और अब जबकि मार्टिन को सच पता चल चुका है तो नैनो के पैर पर गोली मारता है, जिससे नैनो वहीं पर गिर जाता है। मार्टिन नैनो से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने मिगुल की बेटी को कहाँ पर दफनाया है तो मैं तुम्हारे सर को उड़ा दूंगा। नैनो दर्द से कर्रारा होता है। दर्द और डर से वो कन्फेस कर लेता है कि हमने मिगुल की बेटी को एक फार्म के कुएं में दफनाया है। इस फार्म का वो उसे पता भी बता देता है। मिगुल को पता चल चुका है कि उसकी बेटी को कहाँ पर दफनाया गया है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो इन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। और अब मिगुल जो अपनी बेटी का हर एक रिचुअल करना चाहता था वो उस रिचुअल को कर पाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।